चलिए देखिएगा, इतिहास में हमारा वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के आधार पर जो है हमने पढ़ा था। हमारे यहाँ जो एविडेंस है मुख्य तौर पर इस समय के, वो श्रुति ग्रंथ या फिर हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसे लिटरेसी, ठीक है, लिटरेरी, याद रखिएगा, जो मुख्य तौर पर जो है साहित्य के तौर पर ही देखा जाता है इसको। ठीक है, तो अब उन साहित्यों को अगर हम देखें, याद रखिएगा, साहित्यों के आधार को देखें तो हमें जानकारी मिलती है वेदों के बारे में। और हमने देखा कि 4 वेद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन चारों वेदों की जानकारी हमें मिलती है, याद रखिएगा, वैदिक काल के समय से। ठीक है, इन चारों वेदों में आपको याद रखना है क्या क्या चीजें। तो पहले याद रखना है वेदों के बारे में। ठीक है, 4 वेद हैं, याद रखिएगा, इन चारों वेद के आधार को याद कीजिएगा। ठीक है, चारों वेद से जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ सबसे ज्यादा प्राचीन जो है ये वेद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। ठीक है, एंशियंट। तो याद रखिएगा, उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो विश्वामित्र का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है इसमें जो है क्या दिया गया है, वेदों में क्या मिलता है आपको, ऋग्वेद में क्या मिलता है, तो मंत्र मिलते हैं। विशेष तौर पर जो है देवताओं की पूजा के संबंधित जो है मंत्र मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, चाहे उनके मंडल के बारे में है, ठीक है, चाहे फिर किसी देवताओं के बारे में है, याद रखिएगा, वो सभी आपको प्रॉपर याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पे आता है आपका यजुर्वेद या सामवेद। ठीक है, तो देखिएगा सामवेद की बात करें तो याद रखिएगा संगीत से जुड़ा हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा था, याद रखिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए, भारतीय संगीत की उत्पत्ति इससे मानी जाती है। ठीक है, बाकी फिर शाखाएं कभी नहीं पूछा गया, लेकिन उपवेद याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इसको गाने वाला उद्गाता कहलाता है, इसको जो एक्सप्लेन कर सकता है उसे उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यजुर्वेद है, याद रखिएगा, 2 अलग अलग, ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोज और वर्सेस में लिखा गया। ठीक है, जिसमें यानी गद और पद दोनों शामिल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यज्ञों की विधि के बारे में जानकारी है। 3 यज्ञ में 2 यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इसमें, याद रखिएगा, एक वाजपेयी और दूसरा है राजसूय यज्ञ। ठीक है, 2 जो यज्ञ है उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं, याद रखिएगा, ये अलग से आपको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अथर्ववेद ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे गाने वाला क्या कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, चारों का नाम याद करना है आपको। ठीक है, होत्र, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्म। ठीक है, याद रखिएगा। ये कभी नहीं पूछा जाता, इसका विवरण नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि वशीकरण, जादू टोना या फिर औषधि भूत प्रेत की जानकारी किस वेद में मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद। ठीक है, किस ऋषि के नाम पर रखा गया है, तो अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, याद रखिएगा, सभा और समिति को राजा की 2 पुत्री कही गई है, याद रखिएगा, प्रजापति की 2 पुत्री कहे गए हैं, वो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसका उपवेद होता है शिल्पवेद। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको ऐत्रेय और सतपथ प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, ऐत्रेय और सतपथ का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बाकी ऐत्रेय कौशितकी जो है एक साथ होते हैं, याद रखिएगा, और सतपथ और तैत्रीय एक साथ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सतपथ को लघु वेद कहा जाता है। और इसमें याद रखिएगा उपनिषद में बृहदारण्यक को याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है, छांदोग्य को बहुत महत्वपूर्ण मानेगा, और मांडुक्य को। ठीक है, ये 3 को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, इसका नाम है बृहद। बृहद मतलब बड़ा होता है, बस ऐसे याद कर लीजिए, बृहद का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो बृहदारण्यक। ठीक है, और मांडुक्य में जो है हमारे भारत की कुछ चीजें इसी मांडुक्य से ली गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा मांडुक्य। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, और बाकी ये लाइन आपको याद रखना है, और किसने इसकी रचना की है ये याद रखना है प्रॉपर, चाहे वो प्रजापति हो, विश्वामित्र हो, नारद हो, उसके बाद आपका विश्वकर्मा हो। ठीक है, और उनके बखान करने वाले या व्याख्या करने वाले एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, होत्र, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिएगा आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहां से जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको अरण्यक के बारे में, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में तो हालांकि मैंने बता दिया था, आपको अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, ठीक है, तो जो इसके सहायक ग्रंथ हैं, यानी जो इसको सपोर्ट करते हैं, वेदों को सपोर्ट करते हैं, उन ग्रंथों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं जो है उत्तर वैदिक काल, अभी क्या है हम लोग वैदिक काल पर चल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
अब उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं जो उस समय मिले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा अरण्यक। अरण्यक, ठीक है। अरण्यक बेसिकली क्या होता है समझिएगा, ठीक है। तो जंगल मर, ठीक है, जंगल पे जो है बैठ करके ऋषि मुनियों के द्वारा या किसी एकांत जगह में, ठीक है, मतलब आप एक तरीके समझिए कि ऋषि मुनि जो है इस समय में, ठीक है, जो ऋषि मुनि थे या फिर कोई भी जो व्यक्ति थे, याद रखिएगा विशेष तौर पर जो है जंगलों में जाकर इस प्रकार की जो ग्रंथ है उसकी रचना किया था उन्होंने, ठीक है। तो एकांतवास में जाकर या फिर जंगल में जाकर, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, जंगल में जाकर या जंगल कह सकते हैं या फिर किसी भी एकांतवास में जाकर किसी प्रकार के ग्रंथ की जब रचना की जाती है तो उसे कहते हैं अरण्यक, ठीक है। तो इस ग्रंथ का जो नाम है अरण्यक वो सिर्फ और सिर्फ क्यों पड़ा है, तो जंगल के कारण पड़ा है। जंगल में एकांतवास में रचित ग्रंथ, ठीक है। तो ऐसा ग्रंथ जिसे जंगल में रचा गया हो, याद रखिएगा उसे अरण्यक कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा जंगल में रचित ग्रंथ जो है अरण्यक कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये बेसिकली अरण्यक जो है ये किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, मतलब अरण्यक जो पुस्तक है इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या बातें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल मैंने बताया था आपको मिस्टिज्म कहते हैं, याद रखिएगा रहस्यवाद, मिस्टिज्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, ठीक है। और इसमें मिलता है, याद रखिएगा दर्शन, फिलॉसफी, ठीक है। तो रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, ठीक है। दूसरा है आपका आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, और उसके बाद फिलॉसफी यानी दर्शन, ठीक है। ये सारी चीजें मिलती हैं, याद रखिएगा किसमें, अरण्यक में मिलती हैं। इसके अलावा एक शब्द और याद रखिएगा जो इसमें प्राप्त होता है वो है आपका प्रतीकवाद, ठीक है। प्रतीकवाद, ये जो प्रतीकवाद होता है याद रखिएगा सिंबॉलिज्म कहते हैं, याद रखिएगा इसको सिंबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं अरण्यक में जानी जाती हैं, रहस्यवाद, दूसरा आध्यात्मिकता, तीसरा दर्शन और चौथा प्रतीकवाद। रहस्यवाद का मतलब ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रहस्य रूप है, ठीक है, मिस्टीरियस है, और इसी मिस्टीरियस को जानने के लिए जो है इस पुस्तक को पढ़ा जाता है कि एक्चुअल में जो है मनुष्य के बारे में जो बातें लिखी गई हैं या जैसे आत्माओं के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है, तो उनकी जानकारी मिल रही है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में आप महाभारत से पहले, ठीक है, महाभारत से पहले अगर थोड़ी सी कहानी को और पहले या महाभारत के बाद की कहानी से आपसे पूछा जाए तो आपको नहीं पता होगा, महाभारत पता होगा आपको, ठीक है, महाभारत के बारे में सुना होगा आपने, टीवी सीरियलों में देखा होगा, लेकिन उसके बाद का क्या या उससे पहले का क्या, तो उन चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो है आध्यात्मिकता, ठीक है। देवताओं के संबंध में, ठीक है, अध्यात्म के संबंध में, हमारे मन मस्तिष्क के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो सभी के सभी आध्यात्मिकता से मिलती है, याद रखिएगा। दर्शन जो है, दर्शन याद रखिएगा फिलॉसफी, किसी भी पेड़ को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए मैंने कहीं घूमने लेकर गया और घूमने लेकर जाने के बाद पूछूंगा आपसे कि आपको कैसा लगा, तो किसी किसी को लगेगा कि अरे अच्छा नहीं था सर, ये इतना तो हम पहले भी घर में घूम चुके हैं, है ना। और किसी को पता चला कि पहली बार निकला है वो, तो उसको अच्छा लगा, है ना। यही एक्चुअल जो पॉइंट है, याद रखिएगा उसको देखकर आपके दिमाग पे क्या असर होता है। जिस क्षेत्र में आप गए उस क्षेत्र में जाने के बाद आपने उसे देखा, उसका दर्शन किया, उसके बाद आपके दिमाग में क्या प्रश्न आया, ठीक है, यही दर्शनवाद है, याद रखिएगा। मतलब किसी वस्तु को देखकर आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव आता है, या आपके अंदर क्या थिंकिंग जनरेट होती है, ठीक है, इन सभी को हम कहते हैं फिलॉसफी या दर्शन, याद रखिएगा। इसलिए हर इंसान अपने आप में फिलोसोफर होता है, ये बात कंफर्म होता है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कोई कोई चीज टेस्ट करते हैं, आप होटल में जाते हैं और नया कोई रेस्टोरेंट गए और आपने कोई नया व्यंजन टेस्ट कर लिया, ठीक है, कोई नया कुजिन टेस्ट किया तो आपको लगा अरे ये ऐसा होता है,
तो फिर नहीं खाएंगे आप कभी, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या हो गया, वो जिंदगी भर के लिए वो आपका एक दर्शन बन गया। मैं वहां गई थी और मैंने उसको ये टेस्ट किया और वो लाइफ टाइम आपके लिए दर्शन हो गया, और जो आपसे सुनेगा वो वापस फिर से नहीं खाएगा। इसी को दर्शन कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब आपके द्वारा किसी भी चीजों का दर्शन करना, देखना, उसके बारे में कुछ अपने अपने पॉइंट रखना, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये सभी क्या है, दर्शन कहलाते हैं, फिलॉसफी कहलाते हैं, ठीक है। और प्रतीकवाद याद रखिएगा, जब आप जैसे आप जब स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं तो आपके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, तो आपको थोड़ा धर्म के बारे में जुड़ जाता है, ठीक है। तो प्रतीकवाद भी वही है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, ये सभी के जो प्रतीक हैं, याद रखिएगा, इन सभी के चिन्ह जो है, ये सभी मनुष्यों के अंदर जो है एक प्रकार के वेव जनरेट करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रतीकवाद कहते हैं, याद रखिएगा, यानी सिंबॉलिक, ठीक है। तो सिंबॉलिज्म जो होता है, याद रखिएगा, प्रतीकवाद, ये भी अरण्यक में शामिल किया गया है। तो 4 क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। अब अरण्यक की संख्या देखिएगा कितने हैं, 7, याद रखिएगा, 7 अरण्यक हैं। इसके अलावा अरण्यक के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। बाकी वेदों के अरण्यक मिलेंगे आपको, अथर्ववेद को पढ़ने के लिए उसका कोई अरण्यक नहीं मिलता। कारण यह है कि जादू टोना को सिखाने के लिए जो है किसी प्रकार का अरण्यक की रचना नहीं की गई थी, ठीक है। मतलब ये माना गया कि, देखिए अब इसको बात समझिएगा, मैं आपको थोड़ी सी इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी जो 3 वेद हैं, ठीक है, ये जो रचनाएं हुई है, संकलन हुआ है, ये इसकी जानकारी जो है ऋषि के द्वारा मिलती है या विभिन्न लोगों के द्वारा मिलती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद है, ठीक है, इसकी रचना जो है अनार्यों के द्वारा की गई है, या संकलन अनार्यों के द्वारा की गई है। अनार्य कौन थे, तो याद रखिएगा, जो कुलीन नहीं थे, ठीक है। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि समाज में या सोसाइटी में जो है एक वर्ग जो है अच्छा खासा फलता फूलता रहता है, लेकिन ये समाज जो है जिसको धुतकारता है या बाहर निकालता है, तो बदले की आग की भावना जो है एक और जनरेट होती है। बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा ऐसा, है ना। फिर उसके बाद ये जो लोग है ना, इनको तबाह करने में लग जाते हैं, तो ये सीखते हैं जादू टोना फिर, ठीक है। ये फिर विभिन्न प्रकार के ब्लैक मैजिक चालू करते हैं और उसको बोलते हैं समाज को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। फिर दुश्मनी अपनाते हैं अपनों, ये तो ये जो चीज है ना, इनके द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है, ये याद रखिएगा। ये आर्य थे, ये अनार्य थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है अथर्ववेद की रचना हो गई, सॉरी, अथर्ववेद का संकलन हो गया, ठीक है। और अथर्ववेद के साथ जो है, इस जो अथर्ववेद है, इसलिए जो है इसकी कोई अरण्यक नहीं मिला, क्योंकि इसकी रचना के साथ या संकलन के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इसके बारे में, इसके रहस्यवाद के बारे में जाने, ठीक है, या इसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। इसलिए जो है अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी रचना जो, इसका संकलन जो है अनार्यों के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये अरण्यक है, याद रखिएगा अरण्यक के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा हाँ ठीक है, अथर्व कर लीजिए, कोई ये अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, अरण्यक को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपनिषद। चलिए उपनिषद को देखिएगा। उपनिषद, ठीक है। कल हालांकि हमने उपनिषद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसी को और डिटेल करेंगे, देखिएगा उपनिषद क्या होता है, ठीक है। तो उपनिषद बेसिकली क्या होता है, याद रखिएगा कि जो गुरु हैं, ऋषि हैं, उनके समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद जो शब्द है, याद रखिएगा, एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। यानी संस्कृत भाषा का एक शब्द याद रखिएगा, संस्कृत का लैंग्वेज याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है, ठीक है, पास बैठना, पास बैठना, ठीक है। तो ये जो पास बैठना है, किसके पास, गुरु के पास, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुरु के पास बैठना। आपको मैं थोड़ा सा आश्रम के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी होगा, ठीक है, तो मैं कुछ बातें याद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने कभी आश्रम के संबंध में चीजों को देखा होगा तो आश्रम बेसिकली क्या होता है, कभी आश्रम पद्धति देखा है आप लोगों ने? आश्रम पद्धति जैसे क्या क्या देखा, उसमें क्या सीखा है आप लोगों ने? अगर एक आध दिन भी वहां पर बिताए होंगे आश्रम में, तो कुछ तो नया सीखा होगा आपने। हाँ, एक दिन का कोई, मुझे एक दिन का बताइए, मतलब प्रोसेस मत बताइए, मुझे बताइए एक दिन अगर वहां क्या घटना घटती, एक दिन पूरा कैसा प्रोसेस होता है, क्या किया था उसमें?
देखिए आश्रम में जो है ना, सुबह उठकर जो है 6 बजे जो है आपको, 6 बजे से पहले हालांकि 4 बजे या 5 बजे के पास उठना होता है, और आपको जो है ना, आपके गुरु जो है सामने बैठे होंगे, एक बड़ा सा हॉल होगा, और उस हॉल में जाकर उठ गए आप, उठ गए मतलब आपको नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, और जाकर उस हॉल में बैठना है, ठीक है, गुरु के पास बैठना है, और वो जो है आपको कुछ मंत्र बताएंगे और उसका उच्चारण करना है आपको। यानी हो सकता है ओम का मंत्र मिले आपको, या बहुत सारे ऐसे मंत्र मिलते हैं, और उससे एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। मैं एक दिन जो है एक आश्रम में रुका था, ठीक है, और मेरी नींद खराब हो गई थी, ठीक है। तो अब ये चीज समझिएगा कि मैं दिल्ली में था उस समय, और एक आश्रम में मैं रुका, ठीक है, और ऐसा मौका मिला मुझे, और मैं चाहता था कि मैं आश्रम के एक लाइफ को देखूं क्या होता है ये, ठीक है। तो 4 बज रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है, पूरा घर हिल रहा है, किस ऐसा साउंड से, ऐसा कुछ इस तरीके की स्थिति थी, ठीक है। अब हुआ क्या, उठते के साथ जो है, अब मैं भी जाकर बैठ गया फिर उसके बाद, क्योंकि अब तो नींद आने वाली थी नहीं, उसके बाद से जाके बैठा, और काफी लंबे समय तक, लगभग समझिए आधा घंटे 1 घंटे तक जो है, एक जब एक प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है आप तैयार होते हैं, जो भी होता है, फिर उसके बाद खाने वाने का जो भी सारा सिस्टम होता है वो एज यूजुअल होता है, और उसके बाद जो है शिक्षा पद्धति जो है फिर से प्रारंभ हो जाती है उसमें, यानी कि फिर आपके 9 बजे से जो है शिक्षा पद्धति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोपहर का समय होता है, याद रखिएगा, दोपहर के समय आपको छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद जो है आप अपना काम कर सकते हो उस समय में। शाम को फिर वही प्रोसेस जो है फिर से ऐसा होता है, और गुरु सामने बैठे हुए होते हैं, ठीक है। ये लंबे समय तक चलता रहता है, ऐसा प्रोसेस है। और इसमें जो है आप 6 बजे के बाद जैसे ही ये चीजें पूरा होती है, ठीक है, 9 बजे तक समझिए, 9 बजे तक गुरु जी के सामने होना होता है, ठीक है, काफी लंबा समय होता है ये। और आपने मन की बातें आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, मन की बातें मतलब जैसे आपको जो परेशानी है, ठीक है, या फिर आपको जो लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, एक फिलॉसफी सेक्टर पर, ठीक है, यानी फिलॉसफी लेवल पर जब आपको लगता है कि कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं उनसे, और आपको वो अपने दर्शन शास्त्र के अनुसार, यानी कि फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। हाँ, ये भविष्य नहीं बताते, ऐसा नहीं कि भविष्य बताना चालू कर दिया आपका, ठीक है, तो भविष्य नहीं बताते हैं। तो इस तरीके से जो है गुरु के पास बैठना जो है ना, इस तरीके से जो है उपनिषद की रचना की गई, ठीक है। यानी जब गुरु के पास बैठ करके, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एक्चुअल में क्या है, तो आपको जैसे आज फिलॉसफी पढ़ते, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो याद रखिएगा इसी उपनिषद को जो है दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी उपनिषद बेसिकली क्या है, भारत में जो फिलोसफी है, ठीक है, उसका जनक कौन है, उपनिषद है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ, याद रखिएगा, फिलोसफी, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कहें फादर ऑफ फिलोसफी, तो उपनिषद को हम रिसोर्स कहते हैं, याद रखिएगा, किसका, आपके फिलोसफी का, ठीक है। तो ये फादर और साथ ही साथ रिसोर्स या सोर्स कह सकते हैं आप, याद रखिएगा, इन दोनों की चीजों पर जो है उपनिषद से ही आपका जो फिलोसफी या दर्शन जो है ये आया हुआ है, ठीक है। अब इनकी संख्या याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में केवल जितने को पढ़ सकते हैं आप, याद रखिएगा, वो है 18, ठीक है। तो अभी करंट टाइम पर याद रखिएगा अवेलेबल है हमारे पास सिर्फ 18, बाकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या तो कहीं गायब हो चुके हैं, याद रखिएगा। लेकिन इनकी संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, 108 की उपनिषद की जानकारी मिलती है, ठीक है, 108 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। बाकी यहां पर मैंने जो है इनके उपनिषदों के बारे में बताया है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी यहां पर नहीं लिख रहा हूं। उपनिषदों के बारे में बताया है, जैसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, तो ध्यान रखिएगा कौशितकी और ऐत्रेय जो है उपनिषद भी है और ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ठीक है। उसी प्रकार सामवेद का क्या है, तो जैमिनी पंचविश, याद रखिएगा, तो यहां पर है केन छांदोग्य, ठीक है। यजुर्वेद का क्या है, तो याद रखिएगा बृहदारण्यक, कंठ और श्वेताक्षर, और उसके बाद ईश, ठीक है। अथर्ववेद का याद रखिएगा मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ठीक है। ये सभी उपनिषद है, याद रखिएगा। तो 18 उपनिषदों में कुछ उपनिषदों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूं उपनिषदों में, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा उपनिषदों के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट याद रखिएगा। उपनिषद के फैक्ट, ठीक है। पहला फैक्ट याद रखिएगा उपनिषदों के बारे में, जिसमें आपको याद रखना है कि
सबसे प्राचीन एंशिएंट उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें जो है एक और जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। छांदोग्य उपनिषद के बारे में एक बात और याद रखिएगा। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जो है, ठीक है, इसमें देवकी पुत्र कृष्ण के, ठीक है, देवकी पुत्र कृष्ण के जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला उल्लेख जो है, प्रथम उल्लेख तथा उनके 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद से देवकी पुत्र कृष्ण, ठीक है, तो कृष्ण के बारे में तो आप सभी सुनते हैं, देवकी पुत्र, ठीक है, तो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, उनके एविडेंस मिले हुए हैं किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो कृष्ण की जानकारी किससे मिलती है, ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में ये जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपका लेवल इतिहास का बहुत टफ होगा तब यहां तक क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये व्यापम और रेलवे जैसे क्वेश्चंस में आते हैं, याद रखिएगा कि किस उपनिषद में जो है कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, तो उनके एविडेंस या उनके आश्रमों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कठोपनिषद। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा पहले याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपनिषद क्या है, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा उपनिषद जो है, सबसे बड़ा उपनिषद है, याद रखिएगा। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में जो है गार्गी संहिता का नाम सुना होगा आपने, गार्गी संहिता, याज्ञवल्क्य का नाम नहीं सुना है तो याद रखिएगा, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है ना, गार्गी जो है एक महत्वपूर्ण महिला थी, याद रखिएगा, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी और इनका वर्चस्व बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अभी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, गार्गी के बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं का नाम बताऊंगा आपको मैं जो शिक्षित महिलाएं थी। वैदिक काल में जो है शिक्षित महिलाओं के बारे में जानना होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी महिलाएं जो है ये वैदिक काल से संबंधित है, या ऋग्वैदिक काल संबंधित है, या पोस्ट वैदिक काल से, या पोस्ट वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल से संबंधित महिलाओं का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी बृहदारण्यक में जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी, याद रखिएगा, जैसे यम नचिकेता के संवाद सुना होगा आपने। ठीक है, या फिर आपने बहुत बार ऐसे स्टोरी लाइन सुनी होगी कि एक महिला थी जो अपने पति को जो है यमराज से छीन कर वापस ले आती है ना, ऐसा सुना होगा आपने। तो उन सब प्रकार के जो सीधे संवाद हैं, याद रखिएगा, उन संवादों की जानकारी मिलती है इसी प्रकार के उपनिषदों से। ठीक है, तो याद रखिए, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद के मध्य जो संवाद हुआ था, डिस्कशन हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, इनमें क्या होता है ना, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, हाँ, ऐसे आंसर आएगा, लोहा। ठीक है, लेकिन समझिए, मैं बोलूंगा पाप का बोध, पाप का बोध होना। ठीक है, यानी अब आपने पाप का बोध हो गया आपको, अब उसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, सबसे भार लेकर आप दौड़ रहे हैं, ये शास्त्रार्थ है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे खुशी वाली चीज क्या है, ऐसे ही होता है शास्त्रार्थ। ठीक है, मतलब आपको ये वस्तु, भौतिक वस्तु से नहीं आंसर करना है, आध्यात्मिक चीजों से आंसर करना है इसको। ठीक है, और ये शास्त्रार्थ होता था। तो इनके मध्य जो है जितना भी आप देखेंगे, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, और उस समय के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं,
वो भौतिक जीवन से ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ करते थे, यानी फिजिकल अपीयरेंस उनको कोई मैटर नहीं करता था। मैटर करता था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच, तरीके। जैसे अभी क्या है हमारे लिए, क्या है, हवा, पानी एक प्रकार का भौतिक वस्तु हो चुका है जिसका हम उपभोग करते, कंज्यूम करते हैं इनको, ठीक है। बाकी हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता वो। हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, क्या हमें फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो इंसान जो है ना, अभी जो कलयुग चल रहा है उस कलयुग के जो लेवल है ये राक्षसों का लेवल है, ठीक है। मतलब इस समय को आप कह सकते हैं कि इंसान अब इंसान नहीं रह गया है, ठीक है। आपको बता दूं, आप शुरू से देखिए इंसानों को, बदलाव को देखेंगे। इंसान पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, ये इंसान ही है जो लगातार अपने मनोचित के हिसाब से क्या बदलता जा रहा है, ठीक है। एक समय आएगा, क्योंकि देखिए यही इंसान है जो जेल में बंद है, वो यही इंसान तो है ना, कोई दूसरे तो है नहीं, वो जेल में बंद है। कुछ यही इंसान है जो पूजा पाठ कर रहे हैं, यही इंसान है जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो इंसानों के प्रकार देख रहे हैं कितने प्रकार के हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका मनोचित जो है विकृति की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले लोगों की संख्या कम है, मदद करने वालों की संख्या कम है, लेकिन जेल में भरने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है, ठीक है। यानी वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। केस कितने हमारे हाई कोर्ट में, ठीक है, कंपेयर कीजिए कितना केस है। अपने भाई को ही मारने वाले लोगों की संख्या कितनी है, कितनी सारी मिलेगी। इसका कारण यह है कि इन्हीं संवादों या शास्त्रार्थों के आधार पर जो है कलयुग को देखा जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है एक प्रकार का शास्त्रार्थ होता है, किसी बातों में डिस्कशन होता है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिए किसमें है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य या गार्गी संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें जो है पहली बार जो है इसी बृहदारण्यक में क्या मिलता है, याद रखिएगा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का उल्लेख, ठीक है। माइथोलॉजी में याद रखिएगा बहुत सारी बातें ऐसे लिखी गई हैं कि माइथोलॉजी में यह बात बताया गया है कि इंसानों का पुनर्जन्म होता है, ठीक है। और आपको इस बात पर भरोसा दिलाया भी जाता है, याद रखिएगा, कि इंसान जो है अभी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भोगना भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा जीवन मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो, ठीक है, तो कुत्ता बिल्ली, है ना। तो ये सामान्य तौर पर जो है ना विभिन्न प्रकार की बातें रखी गई हैं, याद रखिएगा। माइथोलॉजी में जो है ये सारे कॉन्सेप्ट रखेंगे, तभी तो कारण है, आप समझिए, कि लोग काशी जाकर पिंडदान करके आते हैं, ताकि हमारे पूर्वज को जो है अच्छी जिंदगी मिल जाए, और उनको जो है उनका जो सिस्टम है पूरा का पूरा सही हो जाए, है ना। यानी उनके जीवन का जो पूरा का पूरा एक सार है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सब कुछ जो है माइथोलॉजी के सिस्टम से हम चलते हैं, याद रखिएगा। और उसी के आधार पर जो है ये पुरानी जो साहित्यिक या ग्रंथिक जो जानकारी हमको ये उद्बोध कराती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, सबसे पुराना है छांदोग्य, ठीक है, याद रहेगा ये दो बातें। अब देखिएगा दो और उपनिषदों के बारे में आपको बता देता हूं। पहला उपनिषद है इसमें, हाँ बोलिए, सतपथ में मिलता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहली बार जो उल्लेख मिला है, देखिए क्या होता है, ये सभी जो चीजें है ना आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा, ये जो चीजें है ना, देखिए ये यहां पर आ गया, तो यहां पर देखिए कनेक्ट हो रहा है इसी में। तो हमेशा याद रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक, ये सभी ना सभी कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा एक दूसरे से, ठीक है। अब कारण क्या है, कारण ये है कि यजुर्वेद को पढ़ने के लिए आपको चाहिए उसका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़ा हुआ है आपका उपनिषद, ठीक है। क्योंकि आप जब गुरु के सामने बैठे तो जो ब्राह्मण ग्रंथ था किसी ने तो रचना किया, किसी गुरु ने रचना किया, ब्राह्मण ग्रंथ पे सतपथ की रचना कर दी, ठीक है। अब जब रचना हुआ तो फिर किसी ने जो है उपनिषद की जब रचना की, तो जो गुरु इसने सतपथ बनाया था, याद रखिएगा, उनके पास जाकर पूछा गया, ठीक है। तो बृहदारण्यक की जिसने लिखा होगा, याद रखिएगा, या जिसने भी बनाया उपनिषद में बृहदारण्यक को बनाया, उसने पूछा होगा गुरु से अपने कि एक्चुअल में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये यहीं से कनेक्ट होकर यहां पर आ गया, तो पुनर्जन्म की जानकारी मिलने लगी है आपको, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए सतपथ में भी और इसमें मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या जानकारी है, तो ध्यान रखिएगा सतपथ में जानकारी है। ब्राह्मण ग्रंथ पहले रचित हुआ था और उसके बाद बना था आपका उपनिषद, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब दोनों में से ना एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, याद रखिए, बृहदारण्यक के नहीं पूछा था, सतपथ को ही पूछा था, समझा था, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा जो है आपने एक नाम सुना होगा, अतिथि देवो भव, नाम सुना है? अच्छा, ये नाम क्यों आया, ये जो शब्द आया है, याद रखिएगा, अतिथि देवो भव, ठीक है। हमारे जो भगवान है, देवता है ना, ये मनुष्यों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते थे। इतना ज्यादा परीक्षा लेने लगे कि हर 2 दिन में 3 दिन में आपकी परीक्षा लेने पहुंच जाते थे, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं आते थे, ये किसी अन्य अवतारों में आते थे, ठीक है।
यानी किसी अन्य तरीके के वेशभूषा बदलकर पूरा का पूरा अपना फिजिकल अपीयरेंस पूरा चेंज करके आ रहे हैं, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आप धक्का मार के निकाल देते हैं, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो फिर भगवान थे, ठीक है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है याद रखिएगा कठोपनिषद में, ठीक है। यानी अतिथि देव भव जो है हमारे यहाँ लिखा गया है, एक उपनिषद है जिसमें कहा जाता है कठोपनिषद, ठीक है। तो कठोपनिषद जो है याद रखिएगा इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कठोपनिषद में एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है। कठोपनिषद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलता है याद रखिएगा, यम और नचिकेता का संवाद, ठीक है। यम और नचिकेता का डिस्कशन, ठीक है, याद रखिएगा। संवाद जो है ये दोनों के पॉइंट पे मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी आप एक और जानकारी जानते ही हैं, सत्यमेव जयते, भारत का, ठीक है। तो भारत का एक वाक्य है याद रखिएगा, राष्ट्रीय सूत्र वाक्य कहते हैं इसे, ठीक है। और ये प्राप्त हुआ है आपके मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद से यह जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उपनिषद के बारे में था जो कि बेसिक्स जानकारी थी इसमें। इसके अलावा जो है एक दो लाइन और याद रखिएगा, एक उपनिषद का नाम और भी देख लेते हैं, ठीक है। जबालो उपनिषद, जबालो उपनिषद, ठीक है, जबालो उपनिषद। तो ध्यान रखिएगा जबालो उपनिषद में जो है इंसानों, जबालो का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष, याद रखिएगा। इंसानों का वर्ष बताया गया, इंसान कितने समय तक जीवन जी सकते हैं, ठीक है। पहले के जो लोग थे, ऐसा कहा जाता है 250 साल, 300 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, इस तरीके के जीवन जीते थे, है ना। तो उनका टाइम जोन जो है कुछ अलग प्रकार का था, ऐसा कहा जाता है। देखिए मैं भी नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य में इन प्रकार के जानकारी प्राप्त होती है कि किसी का जो उम्र है 780 साल का हो गया, ठीक है। इवन हमारे लिए क्या ये विलक्षण हो गया है, कुछ ऐसे पिक्चर्स हमारे सामने आए हैं जब इंसानों की हाइट, ठीक है, काफी ज्यादा हुआ करती थी, लगभग 12 फीट की हाइट का इंसान, ठीक है। कुछ पिक्चर्स मेरे सामने भी आए हैं जहां पर मैंने देखा एक इंसान जो है, ठीक है, 12-12 फीट का हाइट का एक इंसान मैंने देखा, उसको पिक्चर्स में देखा, क्योंकि वो सब विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है याद रखिएगा, मतलब ये धीरे धीरे जो है इस पृथ्वी से गायब होने के कारण उसके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। जैसे डायनासोर के जाने का एक कारण हो सकता है, उसी प्रकार जो है भोजन, देखिए जिसके पास शरीर ज्यादा बड़ा होगा भोजन भी ज्यादा लगेगा उसको। समय ऐसा बदलता गया जिसमें भोजन की कमी हुई, इंसानों ने जो है अपने स्तर पर भोजन को बदल डाला, ठीक है। आटे से ब्रेड बना और ब्रेड आप खाने लगे पिज्जा के तौर पर, तो ये तरीका जो है चेंज हो गया है। लेकिन एक बात समझिएगा कि पहले के जो उम्र बताई गई थी, उस उम्र में जो है बच्चे जो इंसान जो है ये लगभग 200, 300, 400 साल या 1000 साल के लगभग स्पष्ट बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा कि जबालोपनिषद में जो है आने वाले समय के इंसानों की जानकारी दी गई थी कि वो कितने साल तक जीवन जिएगा। तो जबालों का मतलब ही होता है 100 साल, 100 वर्ष, ठीक है। यानी 100 ईयर तक जो है एक व्यक्ति का लाइफ होगा, ऐसा बताया गया, एक पर्सन का लाइफ होगा, ठीक है। अब ऐसे में जो है इसको बांटा गया कि वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेगा, ठीक है। तो 25-25 सालों के हिसाब से 4 कैटेगरी रख दिया गया, याद रखिएगा। जबालू उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताया गया, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो 4 आश्रम है, ठीक है, उसमें याद रखिएगा सबसे पहला जो है ब्रह्मचर्य। तो आपको पता होगा ब्रह्मचर्य जो होता है सामान्य तौर पर जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ठीक है। तो यह वह समय है जब 0 से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र में जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करने का जो समय होता है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और यही कारण है कि जब बच्चे आज के टाइम में देखिए, ठीक है, आज के टाइम पे बच्चे जो है ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी सब करते हैं, ठीक है।
इसका कॉन्सेप्ट है कि शिक्षा जो है, अगर वो सही व्यक्ति अपने आप जो अपना सही टाइम है, अपना सही ड्यूटी है, वो निभा ले, तो आगे का जीवन उसके लिए सही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य का है 0 से लेकर 25 वर्ष तक का, और याद रखिएगा ये शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का समय याद रखिएगा, इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उसके बाद 25 से लेकर 50 याद रखिएगा गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये होता है 25 से लेकर 50 वर्ष, यानी कि 25 टू 50 ईयर। ठीक है, तो 25 टू 50 ईयर जो है इसे कहते हैं हम लोग गृहस्थ जीवन का समय। यानी इस समय जो है वही बच्चा जो शिक्षा ग्रहण किया था वो विवाह कर लेता है। ठीक है, विवाह करता है, याद रखिएगा संतान उत्पत्ति करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने वंश को बढ़ाने का जो काम करता है, याद रखिएगा वो गृहस्थ जीवन में करता है, गृहस्थ आश्रम में करता है। ठीक है, और याद रखिएगा जबालोपनिषद में जो है, या हमारे भारतीय जो धार्मिक साहित्य है, याद रखिएगा धर्म के जो हमारे रिलीजियस साहित्य है, याद रखिएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन कहा गया है वो गृहस्थ जीवन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है, क्योंकि इस समय जो है ना वो जो बच्चा है जो कि 25 वर्ष के बाद विवाह करता है, याद रखिएगा उसे बहुत सारे चीजों पर ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है वो। ठीक है, आपको पता होगा कि पितृ ऋण क्या होता है, तो पितृ ऋण होता है, याद रखिएगा पिता ने आपको पाला है, वो पितृ ऋण है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है गृहस्थ जीवन में जब एक बच्चे का जन्म होता है, याद रखिएगा तो वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, यानी अपने कुल को आगे बढ़ाने की जो एक जिम्मेदारी दी गई है, याद रखिएगा इस तरीके से जो है इसे माना जाता है कि वो अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर चुका है। ठीक है, इसलिए सबसे कठिन आश्रम जो है माना जाता है गृहस्थ आश्रम को, और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम याद रखिएगा गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है किस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो याद रख लीजिएगा गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट आश्रम जो है आपका गृहस्थ आश्रम होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट होता है आपका 50 से लेकर 75 का उम्र। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, ठीक है, 50 से लेकर 75 तक का। बताइए इसमें इंसान क्या करता है? अभी मरने का टाइम नहीं आया है। बताइए कहां? कहीं भी चला जाता है? 50 के बाद आप चल देंगे घर से बाहर? तीर्थ स्थल नहीं, तीर्थ स्थल 75 के बाद होता है ना। 60 तक तो नौकरी करेंगे आप, यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो 60 तक तो नौकरी करेंगे, 50 के बाद छोड़ के चले जाएंगे। वानप्रस्थ जो होता है, याद रखिएगा अब उन्हीं जो शिक्षा ग्रहण किया था आपने 0 से 25 के बीच में, वही शिक्षा दिया जाता है उन बच्चों को जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर शिक्षा देने का समय आता है, इसे वानप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी समाज के लिए कुछ काम करना, ध्यान रखिएगा इसे हम कहते हैं समाज के लिए काम करना, और समाज के लिए काम करने के लिए आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर उस समाज के लिए काम करेंगे जो 50 से 75 वर्ष की उम्र में आपको दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा जितनी भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सब इसी उम्र के इंसान होते हैं। यहाँ पर देखिएगा हिंदी साहित्य अकादमी देख लीजिए या जितने एकेडमी देख लीजिए आप खासकर, तो उन सब में जितने भी 50 से अधिक उम्र के होते हैं, कोई सचिव बना हुआ है, कोई संस्थापक बना हुआ है, ये सब किसी ना किसी संस्था के तौर पर जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 50 की उम्र के बाद ये काम करते हैं, याद रखिएगा समाज को सुधारने से लेकर शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए जो है यहाँ पर वानप्रस्थ में काम किया जाता है। ठीक है, और अंतिम होता है, याद रखिएगा जो कि 75 से लेकर कहां तक? 100 तक। ठीक है, और ये टाइम होता है, याद रखिएगा भगवान को याद करने का। ठीक है, और इस तरीके से जो है तीर्थ में निकल जाना, ये होता है आपका, ठीक है, सन्यास। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सन्यास, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ये 4 बातें, बहुत आसान सा है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस इसमें 2 बातें याद रखना। पहला, पितृ ऋण की मुक्ति किस आश्रम में होती है? गृहस्थ में। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे बताया गया है? बस इतना याद कर लीजिए, बाकी मैंने काम बता दिया है। अगर मान लीजिए काम पूछा जाता है कि समाज के लिए काम करने के लिए कौन सा आश्रम तय किया गया है, तो वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, समाज के काम करने के लिए वानप्रस्थ को तय किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए
ब्रह्मचर्य को तय किया गया है और गृहस्थ के लिए जो है 25 से 50 वर्ष का उम्र होता है। देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत सरल क्वेश्चन याद रखिए, और अधिकांश ना पीएससी में पूछा था, याद रखिएगा ये पीएससी का क्वेश्चन है, एक्चुअली व्यापम में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछाता है। ठीक है, पीएससी में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उनको ना क्वेश्चन को मेंटेन करना होता है कि इतिहास का कोई मैथोलॉजी लेवल पर कोई क्वेश्चन डालना है उनको, तो वो उठाकर इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, और इंसान यानी बच्चा जो है इसी प्रकार से कंफ्यूज होता है, अगर उसने नहीं पढ़ा है तो कभी वो बता नहीं पाएगा वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा वानप्रस्थ आश्रम जो है समाज सुधार से जुड़ा हुआ है और शिक्षा देने का यह आश्रम है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सन्यास में तो फिर घर से निकल जाइए, जंगल में रहिए। तो कई बार कैसा कहा जाता है कि जंगल में रहना, ठीक है, कौन सा आश्रम का गुण है, याद रखिएगा, तो सन्यास। ये जंगल, घर को छोड़कर जो है जंगल के लिए निकल जाया करते हैं इस समय। ठीक है, तो जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत करना और साथ ही साथ जो है अपनी मृत्यु को के लिए वेट करना, ठीक है, ये सभी आपके सन्यास में आता है, याद रखिएगा। इसलिए सन्यासी जो है अधिकांशतः मंदिरों के किनारे आपको, और घर छोड़कर जो है घर का त्याग करने वाले, जो भौतिक जीवन को समझ चुके हैं कि भौतिक जीवन हमारे लिए कारगर नहीं है, हमने जो अपना भौतिक जीवन जी लिया है, तो 75 वर्ष की उम्र में जो फिर वो त्याग देते हैं घर को, याद रखिएगा, सन्यासी कहलाते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, जबालोपनिषद में जो है एक बात और लिखी गई है। देखिए मैं आपको इतनी सारी बातें बता दे रहा हूं ताकि ये आपको याद रहे, क्योंकि आपको इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जबालोपनिषद में जो है ना हमारे जो 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जो बताए गए हैं सामाजिक रूप से, ठीक है, तो वैदिक काल में जो ये 4 वर्ण आए थे उनको भी भगवानों से जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है ना त्रिदेव को आप सभी समझते हैं, त्रिदेव का नाम सुना आपने, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कहते हैं, है ना। तो उस आधार पर जो है हमारे जो रचयिता है, ठीक है, जैसे हम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को क्या मानते हैं हम, या ब्रह्मा जी जो है क्या है, ये सृष्टि की रचनाकार, ठीक है, ब्रह्मा जी को माना गया। ठीक है, उसी प्रकार उसके पालन करता विष्णु जी, और उसको समाप्त करने के लिए शंकर जी हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इनके साथ जो देवियां हैं इनके, ठीक है, देवियां, तो ब्रह्मा जी के साथ कौन है, सरस्वती जी। ठीक है, उसी प्रकार विष्णु जी के साथ कौन है, लक्ष्मी जी, और उसके बाद शंकर जी के साथ तो आप जानते ही हैं, है ना। हाँ, तो उनको शक्ति का रूप कहते हैं, याद रखिएगा। अब नोटिस कीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। ब्रह्मा जी को रचना चाहिए, रचना करना है, बिना ज्ञान के कुछ रचना नहीं हो सकता, और उनके साथ कौन देवी आ गई, सरस्वती, तो ज्ञान की देवी, इसलिए इंटरकनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। इसका कारण यही है। और वही पालन करने के लिए आपको क्या चाहिए, धन, और धन के लिए कौन है, लक्ष्मी जी, और समाप्त करने के लिए कौन चाहिए, शक्ति। तो ये समझिए कि ये जो इंटरकनेक्ट है साहित्य और प्लस आपका जो माइथोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लिखा गया कि ऐसा नहीं कि कोई भी देवी कोई भी देवता, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक काम था, हर किसी ने अपना एक काम किया है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से मानते हैं, इसको बिना किसी इधर उधर से सोचे बिना कि ये गलत है झूठ है, इसको किनारे कर दीजिए। आप एक इंसान के तरीके से बस सोच के देखिए कि ब्रह्मांड की जो रचना हुई है या जैसा भी हुआ है, चाहे वो साइंटिफिक बिग बैंग थ्योरी से हो गया, मान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, आपस में बड़े बड़े उल्कापिंड टकराए और पृथ्वी की रचना हो गई, इस तरीके से कुछ, ठीक है, चांद की रचना हो गई। लेकिन फिर भी आप समझ के देखिए कि यहां पर जितने भी साइंस हैं, उन साइंस में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर पेड़ पौधे हैं। बाकी ऐसा कोई ग्रह अभी तक नहीं मिला है जिसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माइथोलॉजी हमारा जो ये पूरा संस्कृति जनरेट हुआ है, आज से कितना साल पहले हुआ है। ठीक है, तो इतने साल पुराने समय में जब वो जानकारी वहां से मिलती जिसको आज हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और उस समय वो जानकारी थी, तो उसका मतलब ये समझिए कहीं ना कहीं वो लोग हमसे ज्यादा विकसित थे। वो समय जो साहित्य लिखा गया, वो समय जो लिटरेचर लिखा गया हमारा इस एविडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमसे ज्यादा विकसित थे, ज्यादा अच्छी सोच थी उनकी। हमारा तो सोच ही धूमिल हो गया अभी। ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि उस समय जो है यह माना गया कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताए गए हैं, इनका जन्म बताया गया है कहां से, तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र से हुआ है, यानी ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है, ऐसा माना जाता है, किसमें, जवालोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी के नाखून से, ठीक है, नाखून, ठीक है, नेल्स, याद रखिएगा, तो उससे जो है शूद्र का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वैश्य का जन्म जो है उनके जांग से, थाई से जन्म हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर बाहु या जो छत्री है, याद रखिएगा, तो ब्रह्मा जी के जो है हाथ से जो है या बाह से जो है किसका जन्म माना जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण का जन्म, ठीक है, मुख से। तो इस प्रकार से जो है ये चारों जो बातें लिखी गई हैं, ये आपके जवालोपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा। ठीक है, वरना फिर आप बगावत भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बगावत में उतर जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको ये जानना है कि ये जो है हमारे इतिहास में एविडेंस के तौर पर आपको याद रखना है इसको। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलिए। तो उपनिषद क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो आपने कितने उपनिषद पढ़ लिए अभी, तो फिलहाल याद रख लीजिएगा
आपने बृहदारण्यक पढ़ा है, छांदोग्य पढ़ा है, ठीक है, कठोपनिषद पढ़ा है, ठीक है, और मुंडकोपनिषद पढ़ा है, और उसके अलावा जो है आपने जबालोपनिषद पढ़ा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो बेसिक्स आपने याद कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ साहित्य के बारे में बताता हूं, तो याद रखिएगा। जोर से बोलिए, कौन सा? ऐसे ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, ठीक है, बहुत सारे उपनिषद हैं, और इतने जानने की जरूरत नहीं है इतनी की, ठीक है। बेसिकली क्या है मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर समझिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वेद का उपनिषद इससे ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ उपनिषद वेदों से जुड़ा नहीं होगा, कुछ उपनिषद जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है कनेक्टिविटी में आ रहा है, ठीक है। इसमें जो बातें लिखी गई होंगी उसका कहीं ना कहीं सार यहां भी मिलेगा, लेकिन हर ऐसे चीजों में नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए कौशितकी और ऐत्रेय को सबसे ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा, और ये उपनिषद के तौर पर भी जाने जाते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ अलग है और उपनिषद अलग है, ध्यान रखिएगा। अब उपनिषद जो है 108 है, जिसमें से अभी तक हमारे पास अवेलेबल है वो 18 है, ठीक है। अब उसके साथ याद रखिएगा कि जब इनको पढ़ा जाता है तो एक्चुअल में वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है इससे, ठीक है। और देखिए वेद जो है ना एक लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड है, मतलब उसको जो लिख दिया गया, संकलित हो गया, तो हमारे पास अभी भी इसका मेल जो मेन वेद था वो कभी नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। इसका जो मुख्य वेद था वो कभी नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेद जो है धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, और किसी और ने किसी और को बताया, और तब जाकर मनुष्य के पास पहुंचा है, ठीक है। और इसके कारण जो है हम इसे श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं, यही कारण है इसे श्रुति ग्रंथ कहने का, ठीक है। तो अब उस बेस में समझिएगा कि इसके अलावा ऐसे उपनिषद की संख्या बहुत ज्यादा है जो गुरुओं के पास बैठकर बनाई गई है, ठीक है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, तो उसके आधार पर समझिए कि सभी वेदों के उपनिषद होंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये जो जबालोपनिषद है, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे उपनिषद होंगे जो किसी वेद के हिस्सा नहीं कहलाएंगे, ठीक है। उपनिषद को अलग स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है, याद रखिएगा, इनको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के साहित्य याद रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड से संबंधित एविडेंस जो है हमको मिले थे, याद रखिएगा, लिटरेरी के टॉपिक पर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो साहित्य मिला है उत्तर वैदिक काल में, ये सब मनुष्य ने लिखा है, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएंगे? ये स्मृति कहलाएंगे, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम लोग? स्मृति, याद रखिएगा। तो स्मृति बेसिकली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, स्मृति वे ग्रंथ होते हैं जो मनुष्यों ने लिखे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वे ग्रंथ जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम स्मृति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा इसमें साहित्यिक स्रोत जो है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम अलग से याद रखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखेंगे कि और कौन से साहित्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो साहित्य में ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऋग्वेद पढ़ा जाता है, केवल ऋग्वेद, तो ऋग्वेदिक काल है। उत्तर वैदिक काल पढ़ा जाएगा तो तीन बाकी साहित्य याद रखिएगा, तीन वेद याद रखिएगा, जैसे कि पहला सामवेद, उसके बाद आपका यजुर्वेद, और उसके बाद आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये तीन वेद से हमको पोस्ट वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका फिर आपने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अलावा जो है आपका उपनिषद, ये सभी चीजों से आपका पोस्ट वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी किस समय? ऋग्वेद कालीन में, इसलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा पार्ट में बांटने का कारण क्या था कि पहला जो है ऋग्वेद का जो संबंध था, ऋग्वेद की वैल्यू जो थी, इसके कारण उसमें जो भी जानकारी मिल रही है वो ऋग्वेदिक काल का रहा, वो अलग हो गया, ठीक है।
और जैसे ही 1000 साल का समय आता है, याद रखिएगा 1000 से 600 बीसी तक का समय, यानी कि 1000 टू 600 बीसी का जो समय होता है उत्तर या पोस्ट वैदिक पीरियड का समय होता है। और इस समय जो है ये सारी रचनाएं आपको मिलेंगी और ये सभी जानकारी किससे देती है, उत्तर वैदिक काल के पोस्ट वैदिक पीरियड की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल के बारे में। चलिए अब इसके बारे में जो डिटेल है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। इसका कारण ये है कि आपने इनको तो सबसे आसानी से पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, याद रखिएगा, जिसे हम सूत्र काल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग अभी इसका पूरा एक डेमोग्राफी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो डेमोग्राफी बेसिकली क्या होता है, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वो कौन कौन से एरिया क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा वैल्यू करता है, सप्त सिंधु प्रदेश कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है, पूरा डेमोग्राफी पढ़ेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं अंत में एक सूत्र काल बताऊंगा। जब इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो है जितनी भी साहित्य की रचना की गई है, चाहे वेदांग हो, ठीक है, कल्प सूत्र हो, ठीक है, जितने भी सूत्र हैं याद रखिएगा उनको हम सूत्र काल में जोड़ेंगे। और उसके बाद जो है वेदों के साथ साथ जैसे उत्तर वैदिक काल में उन साहित्यों की रचना को पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन सी रचना यहां पर हुई थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेमोग्राफी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो हम इसके अंदर का 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा वैदिक काल में। ठीक है, अच्छा, वैदिक काल को पहले हम 2 भाग में बांटकर जो है ऋग वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और दोनों के अंदर जो है हमको जो कॉमन पढ़ना है वो याद रखिएगा दोनों के अंदर। ठीक है, देखिए अब ये जो पार्ट है ना, दोनों पार्ट जो है अलग अलग प्रकार से है। यानी कि जब हम इधर से पढ़ेंगे याद रखिएगा तो भी हम एक सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनके राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनके धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। पहले पहला पार्ट पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में कैसा जीवन था, इनका सब कुछ कैसा सिस्टम था। फिर उसके बाद याद रखेंगे आपकी उत्तर वैदिक काल में यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है किस प्रकार से सब कुछ बदल गया। ठीक है, और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो मोनार्की सिस्टम है ना उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, कहां से, तो आपको यहां से मिलेगा मोनार्की सिस्टम उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, जैसे आपने अभी तक देखा भारत में इतिहास में राजा रहा करते थे। ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ। तो ये इसकी शुरुआत आपके उत्तर वैदिक काल से होगी। तो सामाजिक जीवन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर राजनीतिक, फिर धार्मिक और उसके बाद आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए इसके बाद देखिएगा सबसे पहले जो है हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, और इस समय जो है पहले हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। देखिएगा भौगोलिक स्थिति क्या थी, यानी इस समय का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का लेवल क्या था यहां पर समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले शुरुआती समय मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। ठीक है, तो समझिएगा जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है इस समय का, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है यहाँ का, याद रखिएगा ये था आपका, यानी जब हम इस जगह के नाम को बोलें तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश, याद रखिएगा। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश बेसिकली इसका नामकरण क्यों हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 7 नदियों का क्षेत्र, मतलब ये 7 रिवर एरिया है, याद रखिएगा, जिसमें 7 नदियां जो है यहां पर पाई जाती हैं। इन 7 नदियों का नाम याद रखेंगे, कौन कौन सी 7 नदियां यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सप्त सिंधु प्रदेश का जो मूल रूप था, ठीक है, जिसके कारण ये जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, याद रखिएगा। तो उसके अंतर्गत जो है जो नदियां हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो जैसे देखिएगा कौन कौन से 7 नदियां हैं उनका नाम याद कर लीजिए। पहला है आपका सिंधु नदी, इसमें सिंधु, ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा इनके बगल में ना एक जगह छोड़ दीजिएगा,
इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके बगल में इनका जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। तो सिंधु का नाम जो है सिंधु ही था, इसलिए टेंशन नहीं इसके बारे में। बाकी जितनी नदियां आप पढ़ेंगे उसके साथ उनका नाम के बगल में एक जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आप उनके नाम को याद कर पाए, ठीक है, कि उनका नाम क्या था, ठीक है। हाँ, झेलम, ठीक है। तो देखिएगा 7 नदियों वाला क्षेत्र, ठीक है, सिंधु, झेलम, इसके बाद आता है आपका चिनाब, चिनाब, झेलम, चिनाब, ठीक है। इसके बाद देखिएगा रावी, रावी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सतलज, 5 हो गए, ठीक है। 6वें नंबर पर याद रखिएगा सतलज के अलावा जो है आपका एक है व्यास, व्यास, ठीक है। व्यास, सतलज, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा घग्घर, ठीक है, जिसे अभी वर्तमान उस समय जो है सरस्वती कहा जाता था, अभी उसे घग्घर नदी कहा जाता है, सरस्वती, ठीक है। तो हो गए कितने, 7 हो गए। ध्यान रखिए ये 7 नदियों का क्षेत्र था, ठीक है। इन 7 नदियों के क्षेत्र को जो है अब हम इनके कुछ के नाम आपको अलग से बता देते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 4-5 साल पहले ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले झेलम की बात करते हैं। तो याद रखिए कि झेलम जो है ना, इसका नाम है वितस्ता, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता संस्कृत नाम है, याद रखिएगा वितस्ता। चिनाब को कहा जाता है, याद रखिएगा अस्कनी, 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 और ये है आपका वितस्ता, ठीक है। उसी प्रकार रावी का नाम याद रखिएगा पुरुषणी, पुरुषणी, ठीक है, पुरुषणी। और याद रखिएगा दशरथ युद्ध कहां हुआ था, तो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था, इसलिए याद रखिएगा वहां पर ऑप्शन रावी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है सतलज को कहा जाता है सतुद्री, सतुद्री, ठीक है। और व्यास को कहा जाता है, याद रखिएगा विपासा, ठीक है, याद रखिएगा। और सरस्वती का जो नाम है याद रखिएगा, अभी वर्तमान में नाम जो है घग्गर हो गया है, तो बस आप इसको स्लैश करके याद रखिएगा घग्गर, ठीक है। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर जो है पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल का विस्तार हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक विस्तार आपको याद रखना है, तो सब सिंधु प्रदेश याद रखना है, इनमें से कौन सी नदी नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे काबुल नदी, ठीक है, कुर्रम नदी, गोमल नदी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नदियां आसपास और भी हैं, लेकिन याद रखिएगा यही 7 नदियों को सबसे महत्वपूर्णता दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये 7 नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाए अस्कनी क्या है, तो आपको मुंह से निकलना चाहिए चिनाब नदी है, ठीक है। तो आपको पूरे नाम आपको प्रॉपर याद रखना है कि जिन नदियों का नाम, देखिए आज हमने इनका नाम बदल दिया है, सतलज नाम बाद में पढ़ा है, पहले अस्कनी बोलते थे इसको, ठीक है, सतुद्री बोलते थे। तो सतुद्री जब बोल के चल रहे हैं तब तक तो वो नाम उस समय का था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस वैदिक नदियों का नाम क्या था, ठीक है। एक तरफ सामान्य नदियों का नाम लिख दिया गया, एक तरफ आपका वैदिक नदियों का नाम लिख दिया गया। अब सुमेलित कर लीजिए इसको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करेंगे जब आप, तो जब आपको याद रहेगा तभी कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता है, याद रखिएगा वितस्ता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका झेलम के बाद अगर रावी को याद रखेंगे तो पुरुषणी, ठीक है, सतलज को सतुद्री, व्यास को विपासा, ठीक है, चिनाब को अस्कनी। तो ये 5 नाम तो आपको ऐसे ही याद करना है, सिंधु को सिंधु, सरस्वती को घग्गर, ठीक है, हो गए 7 टोटल। तो याद रखिएगा ये 7 नदी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए तो इन नदियों के बारे में ना आपको याद रखना है, रावी नदी का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इतिहास में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी जो है ना, ये माना जाए, देखिए लगभग बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं तो जैसे आधुनिक काल का, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ेंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री, वहां पर भी रावी नदी का इंपॉर्टेंस आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था यहाँ पर रावी नदी के तट पर, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था रावी नदी के तट पर।
तो जनगण मन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी कहानियां जो है रावी नदी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत सारी कहानी है इसके जुड़े हुए, ठीक है। तो बहुत कुछ है, रावी नदी को परमानेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 10 राग युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके जो है सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं, देखिएगा, सॉरी, पहले राजनीतिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए, राजनीतिक या पॉलिटिकल लाइफ क्या था इस समय का, ठीक है। तो देखिएगा पॉलिटिकल लाइफ क्या था इस समय, राजनीतिक जीवन, ठीक है। बहुत लोग जो है ना इतिहास को इस बारे में छोड़ देते हैं कि सर ज्यादा डिटेल से पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझाता हूं मैं कि जितना डिटेल लेके पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपने बाल्टी भर पानी लेकर चले तो अंत तक जो है लोटा तो बचेगा ही बचेगा, लोटा ही लेके चलेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो यही वो चीज है जो आपकी क्लास में इतना ज्यादा जो प्रैक्टिस आपके दिमाग में भरा जा रहा है, इसका यूज जो है ना आपके एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से लेकर जब आप जाते रहेंगे तो बहुत सारी इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग से जाएंगी आएंगी, ऐसा कुछ होगा। तो कम से कम इतना होगा कि आपके एग्जाम भर के जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे आपसे, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, मैंने अभी से, देखिए मैं पढ़ाना अभी से स्टार्ट नहीं किया हूँ, काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, और कुछ बच्चे ऐसा बोलते भी हैं कि सर उस समय शुरुआती समय में जब मैं पढ़ा रहा था, बोलते सर इतना डिटेल नहीं पढ़ा करते हैं, ठीक है। वो लोग मुझे बताते थे कि सर, क्योंकि वो लोग भी कहीं से कहीं जॉब में थे। तो देखिए क्या होता है कि जॉब वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि ग्रेड 3 में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई क्लर्क में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पर है और हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो, तो उनको लगता था कि हमने जॉब लिया है तो इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा नॉलेज रखते हैं और ये नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। जब एक बार एग्जाम में बैठे उसके बाद फिर वापस वो पढ़ने लगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये तब होता है, याद रखिएगा, जब आपका अनुभव उससे ज्यादा जुड़ जाता है। क्योंकि जब आप 12th पास होकर जो है नौकरी लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझिए कि अभी आप उस लेवल को टच नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है अभी कंपटीशन के लेवल इस लेवल पर चला गया है कि अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप जीरो में है, याद रखिएगा, ठीक है। और इतिहास में खासकर ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इतिहास और भूगोल तीनों को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको दोबारा पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा फिर से, ठीक है। तो देखिएगा राजनीतिक जीवन या पॉलिटिकल लाइफ जो है ना, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ कैसा है इनका, तो इनको समझते देखिएगा। सबसे पहले कि एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। वैदिक काल का समय है, ठीक है, और इनका जो समाज हुआ करता था, ठीक है, उसमें पहला तो याद रखिएगा जीवन कैसा है इनका, कबीलाई, ठीक है। कबीलाई जीवन को पहले याद रखिएगा, कबीला क्या होता है, ठीक है। तो कबीला जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि 10 से लेकर 20 लोग का ग्रुप होता है, 10 से लेकर 20 लोग का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक ऐसा ग्रुप समझ लीजिए जिसमें 10 लोग से लेकर 20 लोग होते हैं, ठीक है। अब बस आपको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन, अपना इमेजिनेशन पावर भी यूज करना है इसमें, ठीक है, ताकि जब आपसे ये बात की जाए, क्योंकि इस समय का वैदिक काल का जो हिस्ट्री है ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिएगा एक कबीला क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 10 से 20 लोग रहते हैं, ठीक है। और इस लोगों के भीड़ को, इस कबीला के जो 10 से 20 लोग का जो भीड़ है या ग्रुप है, इसको कहा जाता था जन, ठीक है। जन, जन को देखिए हम लोग बेसिकली क्या है, हिंदी में जब आप बहुत बार पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो सिंगुलर और प्लुरल तो आपने सुना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो प्लुरल में होते हैं हमेशा। जैसे सेना शब्द है, सेना, तो सेना जो शब्द है ये बाय डिफॉल्ट प्लुरल होता है, यानी कि ये बहुवचन में आता है, ठीक है। तो जब बाय डिफॉल्ट ये है तो जन भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बहुवचन है, याद रखिएगा। इसका मतलब है जब हम जन बोलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा 10 से 20 लोग का ग्रुप जो होगा वो जन कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जन में कितने लोग होते थे, 10 से लेकर 20 लोग होते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो कहलाता था उसे कहते थे हम लोग कबीला, ठीक है। यानी राजनीतिक जीवन में शुरुआत जो है, याद रखिएगा, हालांकि यहां पर मैं सामाजिक जीवन को भी थोड़ा जोड़ रहा हूं, तो याद रखिएगा इसे हम कबीला कहते थे। और इसमें सबसे छोटी इकाई जो होती थी, याद रखिएगा, इस ग्रुप का सबसे छोटा इकाई परिवार या फैमिली होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। यानी अगर हम इस ग्रुप के सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो फैमिली जो है सबसे छोटी यूनिट होती थी, इकाई होती थी, यूनिट होती थी, ठीक है। अब देखिएगा इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, याद रखिएगा, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा प्रशासन का जो तरीका था, इस समय का जो प्रशासन तरीका था, याद रखिएगा वो तरीका, ठीक है, मोनार्की सिस्टम में था, यानी कि राजतंत्र।
तो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक समय में, इस समय की मैं आपको थोड़ी सी खास बात बताने वाला हूं, देखिएगा इस समय की विशेषता यह थी कि राजा जो है यहां पर चुना जाता था, ठीक है। राजा क्या होता था, चुना जाता था। और राजा कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, तो राजा सबसे ज्यादा ओल्ड मैन होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बृहद व्यक्ति होगा, यानी बुढ़ा होगा, जिसका उम्र जो है 70 80 90 की तरफ होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड से तो आपको याद आएगा कि फिर हमने क्या बताया था, पहले क्या था और अभी क्या हुआ है, तो हमारे इतिहास में क्या बदलाव आया है, आपको याद रहेगा कि दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था है या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, तो ध्यान रखिएगा राजतंत्रात्मक है, मोनार्की सिस्टम पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो प्रशासन है, राजतंत्र है, उसमें राजा को चुना जाता था, ठीक है। और वो राजा कौन हुआ करता था, बुढ़ा व्यक्ति हुआ करता था, यानी बृहद व्यक्ति या ओल्ड मैन हुआ करता था, ठीक है। जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर होगा वो राजा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसका बेटा राजा बनेगा, अभी ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तो मोनार्की सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर राजतंत्र तो है, राजा बैठा है, लेकिन राजा कैसा होगा, पावरफुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पावरलेस होगा पूरी तरीके से। तो पावरलेस होगा इसका मतलब उसके पास पावर नहीं है, ठीक है। अब ये राजा कैसा है मैं समझाता हूं। राजा जो है, याद रखिएगा, सर पे एक लंबा सा सिंग वाला ऐसा झालर पहना हुआ जो है आपको राजा मिलेगा, टूटे हुए लकड़ी का तख्ता ऊंचा सा बनाया हुआ और उसमें बैठा हुआ रहेगा, एक डंडे के साथ में पकड़ा हुआ, ठीक है। वो डंडा जो है कोई पावरफुल नहीं डंडा है, वो अपने आप को चलने के लिए यूज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो राजा बनता था उसकी पहचान के लिए जो है उस ग्रुप या उस कबीले में एक डंडा दिया जाता था, ताकि वो जो है पहचान में आए, इस कबीले का सरदार ये है, ठीक है। अब ये जो सरदार थे, याद रखिएगा, दो लोग की युद्ध हो रही है तो उसको लड़ने के लिए नहीं रोकता था, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता था, समाज को मार्गदर्शन करना होता था, इस कबीले का मार्गदर्शन, यानी कि जीवन जीने का तरीका इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिखाना होता था, ठीक है। इसका काम यही था, याद रखिएगा। इसका कोई भी काम नहीं था, ना ये कृषि करता था, ना खेती करता था, कुछ नहीं करता था, ये सिर्फ बैठ करके जो है बच्चों के साथ उनको सिखाने का काम करता था, और ये राजा था, ठीक है। अब ये खाना क्या खाता था, तो समझिएगा राजा जो हुआ करता था, इसको बलि दी जाती थी। बलि मतलब टैक्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो बलि, यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं टैक्स। तो इसको जो टैक्स दिया जाता था, तो ये मन इच्छा के ऊपर था कि आपको जो देना है, आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, आपके बच्चे को सिखा रहा है, तो कुछ भी दे दीजिए इसको, ठीक है। घर में लौकी हुआ, लौकी उठा के दे दिए, ठीक है। मुर्गा हुआ, मुर्गा उठा के दे दिए, कुछ भी दे सकते थे आप इसको, मतलब ये कुछ मांग नहीं सकता था। इसके बाद जब आप राजा को देखेंगे ना, तो वो फिर खतरनाक राजा आएगा इसके बाद से, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वैदिक काल में क्या है, बहुत सॉफ्टनेस चल रहा है, परिवार बहुत सॉफ्ट चल रहा है, लड़ाई का बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर युद्ध भी जानकारी मिलती है कि युद्ध होता था इनके बीच में, ठीक है। तो युद्ध किस लिए होता था, तो गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इस समय युद्ध हो रहा है तो जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा आपने कि युद्ध नहीं होता था उस समय, युद्ध की कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ शांति से, ठीक है, एकदम पीसफुल रहते थे। इस समय पीसफुल का टाइम खत्म हो चुका है। ये सभी जो है एक तरीके से योद्धा जैसे लड़ते थे, इनका कोई सैनिक नहीं था, एक बात ध्यान रखिएगा। इनमें सैनिक कौन होते थे, तो जो जो काम कर रहा है वही काम उठा करके अपने हथियार उठा के दौड़ पड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी का कुछ सामान उठा के दौड़ पड़ा लड़ने के लिए, तो ऐसे ही इनके सैनिक मिलेंगे, ठीक है। तो इनके सैनिक की व्यवस्था का कहीं पर भी यानी कि स्टेबिलिटी नहीं मिला है, याद रखिएगा, यानी स्थिर सैनिक कभी नहीं होते थे, क्योंकि उनको सैलरी देने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। आप सैनिक बनाएंगे तो आप उनको सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सैनिक कभी भी स्थिर नहीं हुआ करते थे, ये हमेशा अपने काम को छोड़कर सैनिक का काम कर लेते थे, ठीक है। चलिए, प्रशासन याद रखिएगा राजतंत्रात्मक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर मुखिया कौन होता था, सरदार, तो इसको बोलते थे राजन, ठीक है। लेकिन इसका अधिकार कैसा होगा, ठीक है। तो मुखिया क्या है, याद रखिएगा राजन है, और इसका अधिकार होगा सीमित, ठीक है। मैंने बताया इसका पावर जो है ना एकदम कम है, ठीक है। अब देखिएगा राजा की सहायता के लिए जो है, ठीक है, तो राजा की सहायता के लिए याद रखिएगा यहां पर राजा की सहायता के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इस तरीके कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में देखिएगा यहां पर जो है आपको याद रखना है सभा, समिति, विद, गढ़, ये सभी संस्थाएं जो है काम करते थे राजा की सहायता के लिए, ठीक है। सभा, समिति, विद और गढ़। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, जो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक एक करके ना थोड़ा सा इनके बारे में याद कर लीजिए कि सभा क्या है, समिति क्या है
और विद क्या है और गढ़ क्या है। ठीक है, एक एक लाइन में थोड़ा समझते हैं, देखिएगा। तो जो सभा हुआ करता था, सभा, तो देखिए बेसिकली जो सभा है ना, ये आप जैसे आज के टाइम पे देखते हैं 10 लोग मिल गए, 20 लोग मिल गए, कोई काम पर बात कर लिए, सभा गठित हुआ और सभा में कोई काम हुआ और उसके बाद लोग चले गए अपने अपने घर। वैसे ही यहाँ पर सभा हुआ करता था, लेकिन ये महत्वपूर्ण हुआ करता था। सभा और समिति बहुत महत्वपूर्ण सभा थे, याद रखिए, कमेटी हुआ करती थी या संगठन हुआ करता था। ठीक है, जिनका नाम था कि जो सभा है इसके अंतर्गत आम व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे टोटल लोग ही कितने हैं यहाँ पर, 10 से 20 लोग। तो इन्हीं 10-20 लोगों में जो है कुछ लोग जो है सभा में शामिल होते थे और समिति में शामिल होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सभा के बारे में, याद रखिएगा कि सभा जो है कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे। अच्छा, कुलीन से मतलब यहां पर क्या है, तो जो अपने आप को, जिनके यहां जो है ना ज्यादा गाय मिलेगा, समझिए ये जो गाय वाला जो केस है ना, जो आज आप गोत्र पढ़ते हैं कि हमारा गोत्र सबसे ऊंचा, ये गोत्र नीचा, ये गोत्र ऐसा। ठीक है, गोत्र शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। तो ये जो गोत्र शब्द आया है ना, इनकी उत्पत्ति हुई थी गायों से। ठीक है, गायों से, याद रखिएगा, गौ माता गोत्र। ठीक है, और उन्हीं गायों की संख्या के आधार पर जो है, ठीक है, ये एक्चुअल में देखिए पहले किस बात से जन्म लिया गया था और आज हमारी समाज ने उसको क्या करके रख दिया है। ये हमारे इंसान है, याद रखिएगा, यही मनुष्य है जो अपने फायदे के लिए जो है ना उसको कुछ भी कैसे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो गोत्र जो है बेसिकली इसका जन्म किया गया था कि समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, और धन का बराबर सभी में बंटवारा हो, इसके लिए बनाया गया था गोत्र। ठीक है, लेकिन आज गोत्र का प्रयोग जो है अलग ही लेवल पे किया जाता है। ठीक, तो गोत्र याद रखिएगा, या गाय जो, याद रखिएगा जब भी कुलीन की बात करेंगे तो उसका मतलब है इनके घर में जो है गायों की संख्या ज्यादा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिनके घर में जितनी गाय वो उतना अमीर हुआ करता था, याद रखिएगा, या उतना श्रेष्ठ हुआ करता था। ठीक है, तो गायों के आधार पर जो है श्रेष्ठता तय की जाती थी यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुलीन वर्ग वो थे जिनके घर जो है 4 से अधिक गाय हुआ करती थी। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना कि कितने गाय होते थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिनके यहाँ अधिक गाय हुआ करते थे वो कुलीन वर्ग में आते थे, और उन्हीं का बनता था क्या, सभा। इन लोग के पास बोलने का अधिकार ज्यादा हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर आता है, याद रखिएगा, समिति। समिति, ठीक है, तो समिति बेसिकली क्या है, ध्यान रखिएगा। यह जो है आम लोग, ठीक है, यानी जन सामान्य में, याद रखिएगा, जो जितने भी 10 से 20 लोग हुआ करते थे सब शामिल थे उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग शामिल होते थे और आम लोग शामिल हुआ करते थे इसमें, और साथ ही साथ याद रखिएगा महिला भी शामिल हुआ करते थे इसमें, समिति में महिला भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो दो लोग याद रखिएगा, एक आम लोग शामिल हो रहे थे इसमें और दूसरा महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी इसमें। ठीक है, तो समिति में महिला, और हाँ सभा में भी क्या होंगे, महिला शामिल होंगे, याद रखिएगा, अगर वहां पर महिला है, कुलीन है, तो उनको शामिल किया जाएगा वहां पर। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए संख्या किसमें ज्यादा होगा और संख्या किसमें कम होगा, हाँ समिति में संख्या ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, और सभा में कम होगा। तो सीमित संख्या वाले सभा और अधिक संख्या वाली समिति, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जो है ना प्रजापति के 2 पुत्र पुत्रियां, इसी को कहा गया, याद रखिएगा, 2 पुत्रियां सभा और समिति का नाम, ध्यान रखिएगा, ये यहीं से लिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए, राजा की मदद करने के लिए सभा और समिति को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद आता है आपका विदत, जिसको विद कहा हमने, विदत। ठीक है, सबसे पुरानी तो विदत जो होता था, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन, ठीक है, या सबसे पुराना जो है वर्ग हुआ करता था, याद रखिएगा, यानी एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो सबसे पुराना होगा। राजा के बनने से पहले भी ये थे, याद रखिएगा, तो विदत जो है सबसे पुराने होते थे। ठीक है, तो विदत का काम क्या था, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा जो विदत मुख्य काम करते थे, याद रखिएगा, लूटे हुए माल को बंटवारा करने का। अब देखिए इनका काम क्या था, दूसरे कबीला पे आक्रमण करना और उसके माल को लूट लेना। ठीक है, अब उसके धन को, जो भी चीजें हैं वहां पर, याद रखिए, गाय हुए या जो भी खाने पीने का सामान हुआ सब लूट लिए।
तो उनका बंटवारा जो है पूरे कबीला में कौन करेगा, तो विदत करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो दो चीजों को बांटने काम करते थे, याद रखिएगा। देखिए हालांकि इनमें ना कृषि बहुत कम होती थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वर्ग है और इनका कार्य था लूटे हुए माल का बंटवारा, लूटे हुए माल का बंटवारा करना, ठीक है। दूसरा, उपज की भाग को बांटने का भी काम करते थे ये, ठीक है, यानी जो कृषि में उपज प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो जो प्रोडक्शन हुआ, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता था, याद रखिएगा, तो विदत करता था। तो दो काम याद रखिएगा, पहला लूटा हुआ माल का बंटवारा, दूसरा उपज का बंटवारा। ठीक है, उपज का मतलब होता है एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हुआ, याद रखिएगा, उत्पाद हुआ है, उसको हम बांटते थे यहां पर विदत के द्वारा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा गढ़, तो याद रखिएगा गढ़ जो है सभा के समान था और इसमें महिला शामिल होती थी। ठीक है, सभा के समान यानी सभा के जैसा ये होता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अथर्ववेद में याद रखिएगा सभा और समिति को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा जो है राजा की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ग था। ठीक है, राजा की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ग था जिसे कहा जाता है रत्निन। ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, याद रखिएगा, रत्निन। ठीक है, ये जो रत्निन है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हुआ करता था, रत्निन। ठीक है, जैसे जनरली क्या है, हम बोलते हैं नवरत्न। ठीक है, तो नवरत्न का ही शब्द याद रखिएगा रत्निन से लिया गया है, याद रखिएगा। तो रत्निन क्या होता था, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अधिकारी वर्ग, ठीक है, आप कह सकते हैं अधिकारी वर्ग, हाँ इनको ऑफिसर कहना थोड़ा गलत होगा, अधिकारी वर्ग ही बोलिएगा केवल। ठीक है, तो ये जो अधिकारी वर्ग था, ठीक है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा इसे रत्निन कहा जाता था। और इसमें कौन कौन शामिल होते थे, तो याद रखिएगा पुरोहित, ठीक है, पुरोहित जिसको अभी आप पृष्ठ कहते हैं, याद रखिएगा, सेनानी, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श याद रखिएगा, और पूरब, पूरब। ठीक है, ये चार लोग हैं, याद रखिएगा मुख्य तौर पर। ठीक है, पूरब की बात करें तो याद रखिएगा, और स्पर्श की बात करते हैं तो देखिए दोनों ये जो दो वर्ग है ना, बेसिकली ये राजा के लिए काम, राजा के लिए एक्चुअली पूरी कबीला के लिए काम करते थे। स्पर्श जो है ये जो गुप्तचर होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा सीआईडी वाईडी, ठीक है, रॉ, तो याद रखिएगा ये जो लोग हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये होते थे आपका स्पर्श। ठीक है, तो याद रखिए गुप्तचर जो है ना, बेसिकली जो सीक्रेटली जो मिशन पूरा करते थे, याद रखिएगा, उनको रात को भेज दिया कंबल ओढ़ के जो है लालटेन लेकर, एक डंडा लेके, और रात में जाके वो भ्रमण कर रहे हैं किनके घर में गाय दिख गया इनको, ठीक है, सुबह आक्रमण मार दिए वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्पर्श जो है ये गुप्तचर हुआ करते थे, याद रखिएगा स्पर्श। और पूरब क्या होते थे, याद रखिएगा, ये दुर्ग की रक्षा करने वाले होते थे, यानी पूरब लोग को जो है ना बाहर रखा जाता था ताकि जो है अपने कबीला की रक्षा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरब होते थे, तो दुर्ग की रक्षा करने वाले पूरब, और उसके बाद स्पर्श जो है गुप्तचर संस्था होता था। ठीक है, बाकी सेनानी, सेना के अधिकारी, और उसके अलावा पुरोहित जो है ये पूजा पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, धार्मिक सलाह देता था। ठीक है, याद रखिएगा। तीन बातें हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल जो है सामाजिक जीवन पर जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा राजनीतिक जीवन में और कुछ बातें हैं जिसमें तीन बातें और बची हुई हैं। पहला, राजा को टैक्स कैसा मिलता था, राजा के लिए कर यानी टैक्स, इसे क्या कहा जाता था, तो भूलिएगा मत ये बलि। ठीक है, टैक्स को कहा जाता था बलि, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर को बलि कहते हैं, स्वेच्छा से दिया जाने वाला, यानी आपका जो मन वो दे दीजिए, वही था बलि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राजा को जो है, ठीक है,
अब उसके बाद याद रखिएगा सेना की स्थिति क्या थी, तो ध्यान रखिएगा जो सेना हुआ करता था नियमित नहीं था, यानी रेगुलर जो है रेगुलर नहीं था। याद रखिएगा ये टाइम पड़ने पर बुला लिया जाता था या फिर दूसरे देश से भी बुला लेते थे। ठीक है, आपको पता होगा जिस प्रकार से हम सेना को क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि रशिया में कुछ ऐसे प्राइवेट सैनिक भी, याद रखिएगा कमांडो हैं, जो पैसा लेकर आपके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको 20-30 करोड़ रुपए दे दीजिए और किसी को मारना है तो भेज दीजिए उसके पीछे, मार देंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप देखेंगे तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि यहाँ की जो सेना थी वो नियमित नहीं थी। ठीक है, घोड़े और पैदल सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, और जो कार्य पड़ने पर बुलाए जाते थे, याद रखिएगा। बाकी न्याय व्यवस्था की बात करें तो याद रखिएगा न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि राजा के पास न्याय का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो न्याय इसका मतलब यह है कि जस्टिस की बात करें अगर हम लोग, तो राजा के पास जस्टिस करने का कोई अधिकार नहीं था, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो राजा अधिकार के लेवल पे सीमित, लिमिट जो उसके पास पावर था लिमिट था। ठीक है, लिमिटेड था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है आपको कि राजनीतिक तौर पर जो है वैदिक काल की व्यवस्था कैसी थी, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे जल्दी से। उसके बाद कल सामाजिक जीवन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और कल कंप्लीट कर लेंगे आपका वैदिक काल का पहला चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है उत्तर वैदिक काल का दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, अगर वैदिक काल अच्छे से समझ गए आप तो समझिए कि फिर आपका जो आने वाला समय महाजनपद काल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये अभी इसके समय को हमने क्या पढ़ा है, अभी ये बना जन। ठीक है, ये जन है। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल में यही जन क्या कहलाएगा, जनपद। और उसी के बाद जब उत्तर वैदिक काल में अशोक का काल आएगा तो महाजनपद। ऐसे कहानी बढ़ता जा रहा है, देखिएगा। तो आपको दिखेगा कि मोनार्की सिस्टम कैसे मजबूत हुआ। अभी राजा की वैल्यू नहीं है, उत्तर वैदिक काल में राजा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अशोक के काल में तो फिर राजा को समझिए क्या हो जाएगा, राजा तो फिर ऐसा होगा कि सेना तैयार कर लेगा और ले निकल पड़ेगा और सबको मारता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहीं से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास को इसी तरीके से अगर आप याद करते हैं तो एक बेसिक्स आपका जो एक रूट मैप है प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन है इस पे?